Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel ई ज्ञान स्कूल। आज हम फिर से बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के बारे में, है ना। और इसमें जो हमारा टॉपिक अब चल रहा है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस भी कर ली है यहाँ पर, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, कुछ जनरल टर्म डिस्कस की थी। कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। वो इस चैप्टर का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे जब हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं इन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, मैंने आपको लैम्डा एम की यूनिट क्या होती है, लैम्डा ई क्यू की क्या यूनिट होती है, सारी ही चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब जो डिस्कस करना है आज, अब का जो लेक्चर होगा आज का, उसमें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि जब मैं वेरिएशन करता हूँ, किसमें वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन, मतलब वेरिएशन करता हूँ, डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ या कंडक्टेंस वेरिएशन बढ़ाता हूँ, किसमें डाइल्यूशन में और किसमें कंसंट्रेशन में। मतलब जब मैं कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन चेंज करता हूँ तो कंडक्टेंस में क्या चेंज आता है, कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, वो सारी ही चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ आपसे किसके बारे में, मुझे वेरिएशन डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस सारी चीज़ों का वेरिएशन पढ़ना है किसके साथ, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। देखिए, डाइल्यूशन से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आप क्या बढ़ा रहे हैं, उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ा रहे हैं। अगर मैं कंसंट्रेशन और वॉल्यूम की बात करूँ, डाइल्यूशन का मतलब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन का मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कहूँ डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब डाइल्यूशन क्या कर रहा हूँ, मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आप बात आपको याद रखनी है जब तक ये लेक्चर रहेगा, लास्ट तक आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं कंसंट्रेशन क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अब सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, कंडक्टेंस के, कि जब मैं कंडक्टेंस में डाइल्यूशन बढ़ाता हूं मतलब वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसकी बात मुझे करनी है। तो अगर मैं कहूं कंडक्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे मैं कंडक्टेंस बढ़ाता हूं, सबसे पहले मैं बात किसके बारे में करूंगा, कंडक्टेंस के, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे क्या करेंगे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मतलब क्या बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे आप। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम, ठीक। वैसे वैसे क्या होगी, आपकी कंडक्टेंस बढ़ेगी। कंडक्टेंस क्या है आपकी, इंक्रीज होगी। और कंडक्टेंस दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इंक्रीज होगी डाइल्यूशन बढ़ाने पर, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। लेकिन इंक्रीजिंग होने के रीज़न अलग अलग हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ, उसका अलग रीज़न है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ, उसका अलग रीज़न है। दोनों के ही बारे में बात करते हैं हम। तो पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर किसके बारे में, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के। देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे ही आप क्या बढ़ाते हैं, जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, जैसे ही क्या करते हैं आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, वैसे ही क्या होता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है
वो 100% नहीं होता। इसे मैं अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करता था 11th में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिनका अल्फ़ा 100% ना हो। तो होता क्या है, जैसे ही आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने से उसके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस क्या है, बढ़ेगी। तो मैंने क्या कहा, कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बढ़ती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बढ़ती है, लेकिन रीजन दोनों का अलग अलग है। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो जैसे ही मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूं उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर बढ़ गया है, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं, इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ी है। बोलो, इसका मतलब क्या है कि कंडक्टेंस बढ़ी है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब पहले उसके सभी मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक नहीं हो रहे थे, उसके पास नंबर ऑफ आयंस क्या थे, कम थे। जैसे ही मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए। और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज हुए हैं तो कंडक्टेंस भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये तो बात थी किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से ही 100% है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या हुआ है डाइल्यूशन बढ़ाने से, देखो होगा क्या, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन इंक्रीज करूंगा, मतलब मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा, तो होता क्या है कि जो आयंस पहले पास थे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम। आयंस क्या चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। क्या हो जाएगा, दूर दूर जाने से जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहे थे वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेज। और अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हुए हैं तो क्या होगा, आयंस का जो मूवमेंट है वो फ्री हो जाएगा। और आयंस का अगर मूवमेंट फ्री हुआ है, इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ी है। यहाँ पर क्या होगा, आयंस कैन मूव फ्री। मैंने आपको ये बताया है कि जब डाइल्यूशन नहीं था, सपोज आयंस इतनी दूर दूर थे, पास थे मतलब, और ज़्यादा पास होंगे तो क्या होगा, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ, मतलब वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, तो ये आयंस कहाँ चले जाते हैं, ये आयंस दूर दूर चले जाते हैं। और दूर दूर चले जाएंगे तो क्या है, डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। और आयंस के बीच अगर अट्रैक्शन कम हुआ है तो क्या होगा, आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं, और अगर फ्रीली मूव कर सकते हैं तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। तो ठीक, तो अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, क्योंकि क्या हुआ है उसमें, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इंक्रीज हुआ है, मतलब क्या हुआ है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं, और नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़े हैं तो कंडक्टेंस बढ़ी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इसलिए बढ़ती है क्योंकि जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाता हूं, तो जो उसके आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले ज़्यादा था, ठीक है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर वो आयंस दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम, और कंडक्टेंस बढ़ जाती है। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया क्या था वो। तो मैंने पहले किसकी बात करी, मैंने कंडक्टेंस की बात करी कि डाइल्यूशन में चेंज करने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस में क्या चेंज आया। तो मैंने क्या पढ़ा कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस क्या हुई, इंक्रीज, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूं मैं, चाहे मैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूं। बोलो, इसके अलावा मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा यहाँ पर कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो जो नेक्स्ट वेरिएशन है वो किसका है, वो मैं स्टडी करना चाहूँगा कंडक्टिविटी का। मैं बात करूँगा किसके बारे में, कंडक्टिविटी के।
देखिए कंडक्टिविटी की अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी? द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस इन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस की, मतलब आयंस की जो कंडक्टेंस है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको ही क्या बोला मैंने? कंडक्टिविटी। तो अब मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास पहले क्या था, मेरे पास कोई 1 लीटर का 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई सॉल्यूशन था और मेरे पास इसमें कितने आयंस थे? मेरे पास इसमें 4 आयंस थे। ठीक है, अब मैंने क्या करा? डाइल्यूशन का मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ाया। मैंने पहले मेरे पास इसका कितना वॉल्यूम था? 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने वॉल्यूम और बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर क्यूब। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ आयंस थे? 4। तो जैसे ही मैंने वॉल्यूम बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, तो अब पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? पहले पर सेंटीमीटर क्यूब 4 आयन थे, अब पर सेंटीमीटर क्यूब कितने हो जाएंगे? 2 सेंटीमीटर क्यूब में 4 आयन है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कितने हो जाएंगे आपके? 2। अब ये बताओ आप कि पहले पर सेंटीमीटर क्यूब में 4 आयन थे आपके पास, जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या हुआ? पर सेंटीमीटर क्यूब या पर वॉल्यूम आयंस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। और अगर पर वॉल्यूम आयंस डिक्रीज हुए हैं तो कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये बात आपको याद रखनी है। क्या कहा मैंने? देखते हैं, लिखते हैं इसे ढंग से। ठीक, मैंने आपसे कहा कि जैसे ही मैं क्या डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? जैसे ही मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या हुआ? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। और नंबर ऑफ आयंस ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? बोलो, इसका मतलब है जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई? डिक्रीज। इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो मैंने क्या पढ़ा अब तक? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में क्या पढ़ा? डाइल्यूशन बढ़ाने पर इंक्रीज होती है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें, चाहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें। ऐसे ही कंडक्टिविटी क्या हुआ? जैसे डाइल्यूशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गई तो कंडक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो 2 के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस किसके बारे में करूंगा? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों का वेरिएशन सेम है। जैसा वेरिएशन मोलर कंडक्टिविटी का होगा वैसा ही वेरिएशन किसका होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का होगा। देखें, तो दोनों में एक ही साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इधर लिखता हूँ मैं क्या? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। पहले दोनों के फॉर्मूले लिखता हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो लैम्डा एम है वो किसके इक्वल होता है? मुझे पता है मेरा लैम्डा एम जो है वो कप्पा मतलब कंडक्टिविटी और अपोन में क्या होता है? 1000 अपोन एम मतलब मोलरिटी। और जो मेरा लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा कप्पा इंटू 1000 अपोन क्या? नॉर्मेलिटी। बोलो, ये मेरे फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए, अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूं तो मैंने क्या बताया था आपको? डाइल्यूशन अगर मैं बढ़ा रहा हूं इसका मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। तो जैसे ही मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया, देखिए पहली बात तो ये है कि जो लैम्डा एम है वो कप्पा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लैम्डा एम मोलरिटी के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी है। अगर कप्पा डिक्रीज होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, तो अगर डाइल्यूशन के साथ कप्पा डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा एम को क्या होना चाहिए? डिक्रीज। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? कप्पा के, और लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलरिटी के। कप्पा डिक्रीज होता है डाइल्यूशन बढ़ाने पर तो लैम्डा एम को भी क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। और अगर मैं मोलरिटी की बात करूं तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं तो मोलरिटी क्या होगी? घटेगी। बताओ, वॉल्यूम बढ़ाओगे क्योंकि मोलरिटी वॉल्यूम के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो मोलरिटी क्या हो रही है? कम। तो जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाता हूं तो मोलरिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर मोलरिटी डिक्रीज हो रही है मतलब क्या है कि कप्पा के अकॉर्डिंग तो लैम्डा एम को क्या होना चाहिए? डिक्रीज डाइल्यूशन बढ़ाने पर। और डाइल्यूशन बढ़ाने पर अगर मोलरिटी डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा एम को क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो 2 फैक्टर यहाँ अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या मैंने क्या कहा आपसे कि जो लैम्डा एम है
कप्पा के अकॉर्डिंग उसे डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि कप्पा डिक्रीज होता है कंडक्टिविटी बढ़ाने से, तो लैम्डा एम भी डिक्रीज होना चाहिए। और मोलैरिटी वॉल्यूम बढ़ाने से मोलैरिटी डिक्रीज होती है तो लैम्डा एम इंक्रीज होगा, तो लैम्डा एम को क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो दो फैक्टर अपोज कर रहे हैं। कप्पा कह रहा है कि तू मुझे, अगर मैं डिक्रीज हो रहा हूं तो तुझे भी डिक्रीज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा और तेरा क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। और मोलैरिटी कह रही है कि वॉल्यूम बढ़ाने पर, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर मैं डिक्रीज होती हूँ, और मेरा और तेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं डिक्रीज हो रही हूँ तो तुझे क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज। तो दो फैक्टर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही अगर मैं लैम्डा ई क्यू की बात करूँ तो लैम्डा ई क्यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, कप्पा के, और लैम्डा ई क्यू इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, नॉर्मेलिटी के। बोलो, तो अगर मैं कप्पा डिक्रीज होता है डाइल्यूशन बढ़ाने पर, तो लैम्डा ई क्यू को भी क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। बोलो, और नॉर्मेलिटी की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मेलिटी का मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और अपॉन में वॉल्यूम। अगर डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं इसका मतलब क्या है, मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, और वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो मतलब नॉर्मेलिटी क्या हो रही है, कम। वॉल्यूम बढ़ाने पर नॉर्मेलिटी क्या होती है, डिक्रीज। अगर नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा ई क्यू को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दो फैक्टर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। कप्पा कह रहा है मैं डिक्रीज हूँ तो तुझे भी डिक्रीज होना है, और मोलैरिटी कह रही है मैं डिक्रीज हूँ तो तुझे इंक्रीज होना है, और यहाँ नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा ई क्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो कौन सा फैक्टर यहाँ विन करेगा, तो जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के फैक्टर विन हुए, और नॉर्मेलिटी अगर मोलैरिटी के फैक्टर विन हुए हैं, इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटली बात करूँ तो मैंने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी फैक्टर्स विंस। कौन जीता इन दोनों में से, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के फैक्टर, हैंस फिर क्या हुआ, हैंस लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो मैंने सबका वेरिएशन पढ़ लिया। कंडक्टेंस में क्या हुआ, इंक्रीज हुई फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट, एज वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई डाइल्यूशन बढ़ाने पर, क्योंकि उसके नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई डाइल्यूशन बढ़ाने पर, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। पेपर में आपसे डाइल्यूशन ना पूछकर वो कंसंट्रेशन वर्ड का यूज कर सकता है कि जब मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों अपोजिट वर्ड है। अगर डाइल्यूशन बढ़ाने पर कोई चीज़ बढ़ रही है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वो चीज़ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात आप याद रखना कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन दोनों ही अपोजिट वर्ड है। क्लियर, ठीक। ये तो बात है किसकी, वेरिएशन की। अगर मैं बात करूं अब, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना चाहूं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, या उनका वेरिएशन पढ़ना चाहूं बाय ग्राफिकल मेथड, तो देखो मैं किस तरीके से पढ़ूंगा। तो मैं दो केस यहां पर पढ़ूंगा। एक केस फर्स्ट है मेरा, केस फर्स्ट में पढ़ूंगा मैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड स्लैश मतलब स्लैश इक्विवेलेंट। दोनों का वेरिएशन सेम है, आप किसी का भी वेरिएशन पढ़ लें, दोनों का सेम है बिल्कुल। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे वेरिएशन पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो देखो होगा क्या। तो जब मैं वेरिएशन मैंने देखा किसके बीच, या तो मोलर कंडक्टिविटी की मैं बात कर लेता हूँ, वैसा ही वेरिएशन किसके साथ है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ है।
तो जब ये ग्राफ से स्टडी किया गया तो जब मैंने लैम्डा एम और अंडर रूट सी का मतलब क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन है, और मैंने बताया आपको कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जब मैंने लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच ग्राफ प्लॉट करा तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आया। कैसा आया? स्ट्रिप टाइप का आया। ठीक, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इधर जा रहा हूँ, अगर मैं एक्स एक्सिस पर इधर मूव कर रहा हूँ तो क्या बढ़ रही है? कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जब मैं इधर आऊँगा इसका मतलब क्या बढ़ेगा? डाइल्यूशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर इधर जाने पर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इधर आने पर क्या होगा? डाइल्यूशन बढ़ेगा। आप देखें कि जब आपका डाइल्यूशन क्या था, इधर क्या था? डाइल्यूशन कम, तो आपकी कंडक्टिविटी कितनी थी? इतनी। जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं, जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इधर आने पर डाइल्यूशन बढ़ा तो क्या हुआ? कंडक्टिविटी भी बढ़ी। डाइल्यूशन और बढ़ा, यहाँ आए आप तो डाइल्यूशन और बढ़ गया तो कंडक्टिविटी और बढ़ गई। और आप इधर आए तो यहाँ डाइल्यूशन क्या है? और ज़्यादा है, तो कंडक्टिविटी क्या है? और ज़्यादा है। बोलो, तो मतलब क्या है कि आप इधर आ रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, पहले कंडक्टिविटी यहाँ थी, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, या फिर यहाँ हुई। इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या है? बढ़ रही है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी। ठीक, फिर मैंने क्या करा, इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, मतलब ये कर दिया। और ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहाँ सी की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होता है? 0 होता है। इस पॉइंट पे क्या है? सी इक्वल टू 0 है। अगर सी इक्वल टू 0 है तो मुझे पता है कि सी इक्वल टू 1/v होता है, तो v इक्वल टू क्या होगा? 1/c, है ना। तो v क्या आ जाएगा आपका? 1/0, मतलब यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर c आपका 0 है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि c अगर मेरा 0 है तो c इक्वल टू क्या होता है? 1/v, तो v इक्वल टू क्या होगा? 1/c, मतलब 1/0, मतलब इन्फिनिटी। मतलब c इक्वल टू 0 पर वॉल्यूम क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी मैं उसे क्या बोलूँगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर क्या? मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलोगे आप उसे? इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन आपने 0 कर दी है बिल्कुल, इससे ज़्यादा डाइल्यूशन आप इंक्रीज नहीं कर सकते। जब बिल्कुल कंसंट्रेशन 0 ही कर दी है, सब कुछ क्या है? डाइल्यूशन ही है अब। तो जब कंसंट्रेशन 0 हो जाए तो वॉल्यूम आपका इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि वाई एक्सिस पर क्या लिया आपने? लैम्डा एम, तो इस पॉइंट पर जो लैम्डा एम होगी इसे क्या बोलेंगे आप? लैम्डा एम इन्फिनिटी बोलेंगे। और इसे कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस की गई, और वो इक्वेशन थी मेरी लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस के b/√c। क्या थी वो इक्वेशन? लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस के b/√c, और इस इक्वेशन को बोला गया, ठीक है, इस इक्वेशन को एक साइंटिस्ट थे ओनसेंगर इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, इतना नोट करें आप। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? डिबाई हकल ओनसेंगर इक्वेशन। ये क्या है कि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या निकाल सकते हैं? लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और लैम्डा एम की अगर मैं बात करूं तो मोलर कंडक्टिविटी है। लैम्डा एम इन्फिनिटी की बात करूं तो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सी की बात करूं तो कंसंट्रेशन है, और बी की बात करूं तो क्या है? वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो आपको देगा अगर ये चीज़ें कैलकुलेट करानी है। इसका मतलब क्या है कि मैं ग्राफिकल मेथड से लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये सपोज मैंने ग्राफ बनाया किसके लिए? किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया, CH3COO, या मैंने बना दिया KCl के लिए, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl। बात समझ में आ गई? तो जब मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन पढ़ा तो वेरिएशन ग्राफिकल मेथड ऐसा आया, और जिस पॉइंट में मैंने कंसंट्रेशन को 0 किया उस पर वॉल्यूम क्या हो गया? इन्फिनिटी। और वहाँ पर जो लैम्डा एम है उसे क्या बोलेंगे आप? लैम्डा एम इन्फिनिटी। मतलब अगर मैं यहाँ लैम्डा एम इन्फिनिटी की बात करूँ तो उसे मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं उसे बोल सकता हूँ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोल सकता हूँ मैं उसे? मोलर कंडक्टिविटी एट क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोलो। और लैम्डा एम क्या है आपका? मोलर कंडक्टिविटी है नॉर्मल, जो आपने पीछे पढ़ी है, मोलर कंडक्टिविटी। तो आप डी-बाई-हैकल ओनसेंगर इक्वेशन की हेल्प से लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो वेरिएशन किसका था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये मैंने मोलर कंडक्टिविटी के लिए पढ़ा है। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए पढ़ें तो सेम होगा, लैम्डा एम की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा ई क्यू आ जाएगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अब मैं केस सेकंड में पढ़ूंगा, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या आ जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं वेरिएशन पढ़ूंगा किसका? वही मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ क्या? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। किसके लिए? ये पढ़ूंगा मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। तो जब मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट करा, किस किस के बीच? √c और लैम्डा m के बीच, तो ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप का आया, हाइपरबोलिक टाइप का। कैसा ग्राफ आया? हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ आया। ठीक है। तो इधर जाने पर क्या होगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी सॉरी। और जब आप इधर आओगे तो इधर क्या होगा? डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। बोलो। तो जब डाइल्यूशन यहाँ था तो कम था, मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी आपकी? इतनी। डाइल्यूशन बढ़ाया तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ हुई, डाइल्यूशन और बढ़ाया मोलर कंडक्टिविटी यहाँ हुई, डाइल्यूशन और बढ़ाया तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, डाइल्यूशन और बढ़ाया तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। क्योंकि इधर जाने पर क्या हो रहा है? डाइल्यूशन बढ़ रहा है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है? डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? इस ग्राफ में एक प्रॉब्लम थी कि इस ग्राफ को चाहे मैं कितना ही ऊपर बढ़ा लूँ, कभी भी ये वाला ग्राफ इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। अगर इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तो इस वाले ग्राफ में कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं मिलेगी। और कंसंट्रेशन अगर आपको जीरो नहीं मिली है, क्योंकि इस ग्राफ को कितने बढ़ा लें आप, कभी भी ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन इस लाइन को कभी भी कट नहीं करेगी। इसका मतलब C जीरो नहीं मिलेगा। अगर C जीरो नहीं मिला है तो V इन्फिनिटी भी नहीं मिलेगा। अगर V इन्फिनिटी नहीं मिला है तो लैम्डा एम इन्फिनिटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते बाई दिस ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है वो आप ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर? मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लैम्डा एम इन्फिनिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसके लिए? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो डी-बाई-हैकल ओनसेंगर इक्वेशन थी जिसके हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मैंने ग्राफ बनाया है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, जैसे CH3COOH का है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला ग्राफ कभी इस लाइन को कट करेगा नहीं, और वाई एक्सिस को अगर उसने कट नहीं किया है तो कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं होगी और वॉल्यूम कभी इन्फिनिटी नहीं होगा। अगर वॉल्यूम इन्फिनिटी नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी आपको इस ग्राफिकल मेथड से कभी ऑब्टेन्ड आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो फिर आप लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट किस की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। कोलाराउस लॉ की हेल्प से क्या की जाती है? लैम्डा एम इन्फिनिटी कैलकुलेट की जाती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो आज का टॉपिक था उसमें हमने वेरिएशन पढ़ा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरे पास दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई। ठीक है। एक्स की कंडक्टेंस 2.2 टाइम्स बढ़ी है और y की 1 टाइम्स बढ़ी है। देखिए कंडक्टेंस जब डाइल्यूशन बढ़ाते हो आप, कंडक्टेंस इंक्रीज होने का जो ज़्यादा फर्क पड़ता है वो किस पर पड़ता है? वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से इंक्रीज था। ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस पर जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस
डाइल्यूशन बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो अगर आपको 2 एलिमेंट दिए गए हैं, वो आपसे पूछ ले कि एक मेरे पास x एलिमेंट है, एक मेरे पास y एलिमेंट है, जैसे ही मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा इफेक्ट डाइल्यूशन बढ़ाने का किस पर पड़ता है, x एलिमेंट पर पड़ता है। तो बताइए x और y में कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है किसका, डाइल्यूशन का, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिस पर डाइल्यूशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, आप चेक कर सकते हैं लास्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर 2018 में यहाँ से पूछा गया होगा। ठीक, अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और दूसरी बात, अगर वैसे आपको सारी चीज़ें बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।